नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कृषि वानिकी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि वानिकी का वर्गीकरण। कृषि वानिकी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कृषि वानिकी के अंदर हमने देखा था कि जो भी हमारा कृषि वानिकी है उसके क्या क्या की पॉइंट होते हैं, उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं, भारत के अंदर उसको अपनाने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं कृषि वानिकी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम कृषि वानिकी का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है ना। तो जो कृषि वानिकी का जो वर्गीकरण है उसके अलग अलग कई सारे आधार होते हैं, लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त और वैज्ञानिकों की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण का आधार है वो हमारे इन 4 आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है ना। तो वो 4 आधार कौन कौन से हैं, उनके नाम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, और इनके अंदर और इनको कितने कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसका जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या क्या है। तो जनरली जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया है वो कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, पहला जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, फंक्शन के आधार पर। यानी जो कृषि वानिकी के अंदर जो भी हम क्रॉप और जो भी हम ट्री लगा रहे हैं उनके कार्य के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। यानी कार्य के आधार पर बांटा गया है। दूसरा इनको बांटा गया है सोशियो इकोनॉमिक के बेसिस पर। ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि अर्बन और रूरल एरिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें अगर अर्बन क्षेत्रों के अंदर जो एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं इसका उपयोग इंडस्ट्री के रूप में करते हैं, तो उसका एक अलग वर्गीकरण हो जाएगा। तो इसको अलग अलग उनकी जरूरतों के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 होगा हमारे इकोलॉजिकल बेसिस, यानी कि पारिस्थितिकी के आधार पर जब भी हम कोई नया फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक नया इकोसिस्टम बनता है या नया एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तो उसके आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, इकोलॉजिकल बेसिस हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला हो जाएगा हमारे संरचना के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यानी कि जब भी हम कोई भी फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, उस संरचना के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ओवरऑल सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला क्या है, फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक के बेस पर किया गया। अब हम एक एक को करके देखते हैं, एक एक पर्टिकुलर एक को देखते हैं कि इनके अंदर इसको कितने भागों में बांटा गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फंक्शन के आधार पर। तो फंक्शन के आधार पर जो जनरली हमारा वर्गीकरण है एग्रो फॉरेस्ट्री का वो 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 किया गया है प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन नंबर 1 प्रोडक्टिव, यानी कि इससे जो हमें उत्पाद मिलते हैं उस उत्पाद के आधार पर इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, और उस उत्पाद का हम किसके लिए उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया। नंबर 2 बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव एक तो हो जाएगा प्रोडक्टिव यानी उत्पाद के आधार पर, दूसरा हो जाएगा सुरक्षा के आधार। प्रोटेक्टिव का अर्थ क्या होता है, प्रोटेक्ट यानी किसी भी चीज को सुरक्षा करना, तो वो हमारे किसके आधार पर आ जाएगा, फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम बात करें जैसे प्रोटेक्ट हम किससे करते हैं, जैसे सोइल के इरोजन हो रहा है तो उसे रोकने के लिए विंड ब्रेक हो गया, शेल्टर बेल्ट हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें हमारे सोइल कंजर्वेशन, अपने जो भी सोइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए, सोइल फर्टिलिटी को रोकने के लिए जो सारा काम आता है वो कौन करता है, हमारे वानिकी के अंदर आ जाता है। तो वो इसका नंबर 2 इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर भी हम चीजें देखेंगे किस प्रकार से करता है, लेकिन ये दोनों हमें याद होना चाहिए, प्रोडक्टिव फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक बेस पर। ठीक है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक के बेस पर इसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है। जो सोशियो इकोनॉमिक जो बेस है इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यदि हम बात करें रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो पब्लिक एरिया उसके यूटिलाइजेशन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। यदि अर्बन और जो हमारे रूरल एरिया के अंदर जो पब्लिक एरिया है वो जो इन फॉरेस्ट है, वानिकी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इससे जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही है उससे वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी कि उद्योग के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक अलग वर्गीकरण हो जाएगा। नंबर 2 बात करें, पहला हो जाएगा इंडस्ट्रियल और नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर कॉमर्शियल, यानी कि अगर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जंगल के अंदर जो टिम्बर है, लकड़ियों के टिम्बर उनको बेचा जा रहा है, उनसे जो भी पेपर अगर किसी का उपयोग पेपर इंडस्ट्री में किया जाए तो वो इंडस्ट्री फॉर्म आ जाएगा। नंबर 2 आ जाएगा कॉमर्शियल फॉर्म में। ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर सोशल फॉर्म या इसके अंदर ये आ जाएगा फॉर्म। ठीक है ना। तो ये 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है, सोशल इकोनॉमिक जिसके अंदर इंडस्ट्रियल फॉर्म, कॉमर्शियल फॉर्म और सोशल फॉर्म। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो इंडस्ट्रियल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाता है कि जब हमने फॉरेस्ट्री का हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा था तब हमने आर्थिक महत्व के बारे में हम चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने कई सारे देखे थे। जैसे हमने देखा था पेपर इंडस्ट्री के अंदर, बेम्बू इंडस्ट्री के अंदर, इसके अतिरिक्त हमने लाख इंडस्ट्री की देखा था,
लेक इंडस्ट्री हो गया, हमारा टिम्बर इंडस्ट्री हो गया। तो अगर इन सभी इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो जब किसी लकड़ी का प्रयोग इन सभी के अंदर किया जाता है तो वो हमारे इंडस्ट्री फॉर्म करना चाहिए। कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक, अगर जंगल के अंदर जो भी लकड़ियाँ मौजूद है उनका उपयोग व्यावसायिक रूप से सीधे ही उनको बेचा जा रहा है, या फिर फॉरेस्ट के अंदर कोई भी हमने प्लांटेशन किया है, जो हमारे फल वृक्ष हो गए, तो उनसे जो भी हमें प्रोडक्शन मिल रहा है उनको अगर हम कॉमर्शियल रूप से बेचते हैं, व्यावसायिक रूप से बेचते हैं, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। जो फल वृक्ष जितने भी होते हैं, चाहे वो हमारे खजूर हो गया, बेर हो गया, इसके अतिरिक्त हम बात करें करौंदा हो गया, ये सभी का अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे कॉमर्शियल फॉर्म आ जाए। सोशल फॉर्म के अंदर आ जाएगा हमारा सामाजिक रूप से, जैसे हम बात करें जलाने के लिए लकड़ी लेकर आ रहे हैं, पशुचारण के लिए जंगलों में पशुओं को छोड़ा जा रहा है, तो ये जनरली सामाजिक चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक समाज के लोग आ जाते हैं जो उसके अंदर अपने यूटिलाइज उपयोगिता के आधार पर उसका उपयोग करते हैं फॉरेस्ट का। तो ये इसके अंदर किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं सोशियो इकोनॉमी के बेस पर आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अगला आता है हमारे इकोलॉजिकल बेस पर, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल बेस भी इसको जलवायु के आधार पर, इकोलॉजी के आधार पर, इकोलॉजी के अंदर क्या आता है, तो इकोलॉजी के अंदर हमने पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया लिया है जिसको क्लाइमेट को लिया। तो क्लाइमेट के आधार पर जो फॉरेस्ट्री होती है या एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे हम बात करें, पहला तो आता है हमारे इसके अंदर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर भी इसको 2-3 भागों में बांटा जाता है, जैसे ह्यूमिड एरिया हो गया, सेमी एरिड हो गया और एरिड, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल के बेस पर भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री को। नंबर सेकंड आता है सब ट्रॉपिकल, यानी कि सब ट्रॉपिकल का अर्थ होता है उपोष्ण, ठीक है ना, सॉरी इसका तो हो गया उष्ण और इसका हो जाएगा उपोष्ण, यानी कि हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल। आप केवल सब ट्रॉपिकल शब्द याद रखना, ट्रॉपिकल का अर्थ हो जाएगा जो हमारे दक्षिणी भारत का क्षेत्र होता है वो इसमें आ जाएगा ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल के अंदर हमारा जो मध्य भारत का जो क्षेत्र हो जाएगा वो आ जाएंगे। तो यहाँ के अंदर जो भी मौजूदा वनस्पति होगी उसको जलवायु के आधार पर सब ट्रॉपिकल के अंदर हम रखेंगे, जिसके अंदर हम बात करें कई सारे फल वृक्ष आ जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कई सारे फल वृक्ष होते हैं, जैसे हम बात करें नींबू के, सारे किसके अंदर आते हैं, सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं। तो यहाँ की जो भी वनस्पति होगी वो इसके सब ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आ जाएगा टेम्परेट यानी टेम्परेट का अर्थ होता है शीतोष्ण। क्या होता है शीतोष्ण, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि ठंडे प्रदेशों के अंदर जो भी वनस्पति उगाई जाती है उसे हम टेम्परेट के अंदर रखते हैं, और इसके आधार पर एग्रो फॉरेस्ट्री का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि जो हम वहाँ पर फसलें लगा रहे हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम ऐसी फसलों का चयन करेंगे जो ठंडे क्षेत्रों में ग्रो कर सके, और ऐसे पौधों का या वृक्षों का चयन करेंगे जो ठंडे प्रदेशों में उग सके। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, इकोलॉजिकल बेस पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल बेस पर 3 भागों में किया गया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, और इसके अलग अलग आधार भी आप ले सकते हो। ये तो हमारे जलवायु के आधार पर लिया हमने, इसके अतिरिक्त आप इसमें आर्द्रता के आधार पर भी ले सकते हो, जिसको एरिड, सेमी एरिड और ह्यूमिड के आधार पर भी इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने केवल एक आधार लिया है, आप इसके अतिरिक्त और कई सारे आधार भी इकोलॉजिकल बेस पर आप ले सकते हो, ठीक है ना। और अब हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन वो है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पर कृषि वानिकी का वर्गीकरण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस हम करेंगे वो सब इसी के ऊपर करेंगे। और प्री पीजी, IBPS और जिसके अंदर कृषि वानिकी सब्जेक्ट दे रखा है उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट होता है इसके अंदर नेचर ऑफ कंपोनेंट, नेचर ऑफ कंपोनेंट पहला तो जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, और दूसरा होता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके अंदर भी और भागों में इसको बांटा गया है, लेकिन जो सरफेस से हम देख रहे हैं वो हमारे संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नेचर ऑफ कंपोनेंट यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी कृषि वानिकी के अंदर हम अवयव काम में ले रहे हैं उसके आधार पर, और दूसरा बांटा गया है जो हमने यहाँ पर अवयव लिए थे उनका हम किस प्रकार से उनको व्यवस्थित कर रहे हैं उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, नेचर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा बांटा गया अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। ये दोनों शब्द हमें याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए यही है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर इनको पर्टिकुलर एक को देखेंगे कि इनके अंदर और कितने भागों में बांटा गया है और उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, एक बार फटाफट से देख लीजिए। पहला है बेस्ड ऑन फंक्शन के स्ट्रक्चर के बेस पर इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है ना। इनके क्या क्या होते हैं, फंक्शन का होता है कार्य, यानी कार्य के आधार पर एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी को 2 भागों में बांटा गया है, सुरक्षात्मक रूप और दूसरा हो जाएगा उत्पादक रूप, ठीक है ना। बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमी यानी कि जो भी हमारे समाज के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो हमारा अर्बन हो गए चाहे रूरल एरिया के अंदर रहने वाले जो योग होते हैं वो किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं, तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। यदि जो लोग हैं वो उस एग्रो फॉरेस्ट्री का कृषि वानिकी से जो भी उत्पाद मिल रहा है उसका उपयोग वो उद्योग के रूप में करते हैं तो वो अलग वर्गीकरण हो जाएगा, व्यावसायिक रूप में करते हैं वो अलग हो जाएगा, और सामाजिक रूप में करते हैं तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इकोलॉजिकल बेस पर हमने केवल पर्टिकुलर एक लिया है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर ट्रॉपिकल हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तीनों का अर्थ क्या होता है वो मैंने समझा दिया। इसके अतिरिक्त आप और भी ले सकते हो, जैसे आर्द्रता ले सकते हो, सॉइल ले सकते हो, इसके अतिरिक्त आप इनके पत्तियां को ले सकते हो, टेम्परेचर को ले सकते हो इसी के अंदर। तो कई सारे हमारे इकोलॉजिकल के आधार हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया संरचना, यानी कि संरचना के आधार पर तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जो भी हम इसके अंदर वृक्ष जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं, चाहे वो हमारे इनपुट के रूप में जो भी हम ले रहे हैं वो उसका हम उसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, और उन्हीं
कंपोनेंट का हम अरेंजमेंट किस प्रकार से करें, तो वो हमारे संरचना का अंदर आ जाता है, ठीक है ना। ये होता है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी का वर्गीकरण। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला वर्गीकरण, जिसको हम डिटेल से देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट और नंबर सेकंड हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, फटाफट से नाम बताना। पहला तो हो जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, नेचर ऑफ कंपोनेंट, पहला तो क्या हो जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट। सेकंड हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। पहला तो हो जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें जो नेचर ऑफ कंपोनेंट है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी साथियों 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। नेचर ऑफ कंपोनेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट को भी कितने भागों में बांटा गया है, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। उनके भी हम अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारा है वर्गीकरण का जो आधार है वो संरचना के आधार पर है, और इसमें आ जाएगा नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारे नेचर के बेसिस पर, और दूसरा हो जाएगा अरेंजमेंट के, ठीक है ना, कंपोनेंट का क्या प्रकृति क्या है, और दूसरा हो जाएगा इसमें कंपोनेंट का हम किस प्रकार से उनको व्यवस्थित करें। तो अब हम देखते हैं इसके सबसे पहले इसके अंदर नाम देखते हैं कि कंपोनेंट के जो नेचर होते हैं वो इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा एग्री। ये टर्म याद रखना आप, जो ये अब टर्म लिख रहा हूं मैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्री। पहला हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री पहला हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ भी हम देखेंगे इनको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, पहला होता है एग्री सिल्वीकल्चर, दूसरा होता है सिल्वी पास्चर, सिल्वी पोस्चर, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आप नाम याद रखना, पहला हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर, दूसरा हो जाएगा सिल्वी पोस्चर। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा एग्री सिल्वी पोस्चर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पहला था एग्री सिल्वी कल्चर, दूसरा हो जाएगा सिल्वी पास्चर, नंबर थर्ड हो जाएगा एग्री सिल्वी पास्चर, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और लास्ट वाला हो जाएगा अदर, ठीक है ना, अदर। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो नेचर ऑफ कंपोनेंट है इसके आधार पर एग्रो फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। एग्री सिल्वीकल्चर नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर, एग्री सिल्वी पास्चर और अदर, ठीक है ना। इनके अर्थ भी क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, जिसमें सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या होता है, वनवर्धन। वनवर्धन क्या होता है, तो अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि जो फॉरेस्ट्री का जो दूसरा नाम क्या होता है, तो सिल्वीकल्चर। फॉरेस्ट्री के अंदर भी हम क्या करते हैं, तो फॉरेस्ट्री के अंदर भी हम फॉरेस्ट को किस प्रकार से लगाना होता है उसका सारी चीजें उनको आसपास रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है वनवर्धन, यानी कि हम किस प्रकार से वन का पुनर्जनन या उनका गुणन करें, ठीक है ना। तो नाम में अर्थ लिखा हुआ है, तो सिल्वीकल्चर का होता है वनवर्धन, और एग्री का अर्थ होता है यहाँ पर हम किससे लेंगे, क्रॉप से लेंगे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर का अंदर हो जाएगा क्रॉप्स और सिल्वीकल्चर का अर्थ हो जाएगा इसमें वनवर्धन। तो इसके अंदर इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें रखते हैं, तो एग्री के अंदर तो रखते हैं हम क्रॉप्स को, यानी कि क्रॉप, और जब हम क्रॉप और हमारी इच्छित जो भी फसल होगी और इच्छित वृक्ष को जब साथ में लगाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, एग्री सिल्वीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्री सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट बात करें सिल्वी पोस्चर के अंदर क्या होता है, सिल्वी के अंदर तो आ जाएंगे हमारे वृक्ष, और पास्चर के अंदर आ जाएंगे, पोस्चर के अंदर आ जाएगा हमारे जो भी लाइव स्टॉक होते हैं, पशुधन होते हैं, मवेशी होते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पोस्चर के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हम किन किन का यूज करेंगे, तो इसके अंदर हम करेंगे जितने भी ट्री होंगे उनका, और दूसरा हम करेंगे उनका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं हम पशुधन के साथ में, ठीक है ना। तो वो हमारे जो अध्ययन कहलाता है वो सिल्वी पोस्चर कहलाता है। एग्री सिल्वी कल्चर के अंदर यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हमारे फसल भी होगी फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के अंदर हमारे ट्री भी होंगे, और उसी फॉरेस्ट के अंदर हमारे पशुधन भी होंगे। और अदर के अंदर हम जैसे हम बात करें पर्टिकुलर एक्वा फॉरेस्ट्री हो जाएगा, जिसके अंदर मछली और फॉरेस्ट्री का पालन किया जाता है। एपीकल्चर हो जाएंगे, यानी कि मधुमक्खी पालन हो जाएगा, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, अदर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इनके अंदर भी हम चीजें देखेंगे, लेकिन आपको इसके पहले सबसे पहले इनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें जो अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट है इनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट होता है स्पेटियल, नंबर फर्स्ट होगा स्पेटियल, और नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें टेम्पोरल।
ठीक है ना, अस्थाई। तो इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर फॉरेस्ट को दो भागों में बांटा गया है, स्पेटियल और टेम्पोरल। ठीक है ना, इनके अंदर भी क्या क्या चीज़ आती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ नाम याद होने चाहिए। उसके बाद में हम इनको एक एक चीज़ को पर्टिकुलर एक एक करके देखेंगे कि एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर हम क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, सिल्वी पोस्चर के अंदर क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, एग्री सिल्वी के अंदर क्या, और अदर्स के अंदर, और स्पेटियल और टेम्पोरल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हम इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे एग्री सिल्वीकल्चर, उसके बाद में एग्री पोस्चर, उसके बाद में एग्री सिल्वी पोस्चर, उसके बाद में हम अदर्स को देखेंगे। ठीक है ना, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, तो पर्टिकुलर हम किसको ले रहे हैं, हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेस पर। स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या देखना है, स्ट्रक्चर के अंदर हमको देखना है क्या, एक मिनट, स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या देखना है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमको देखना है, ये हमारा वर्गीकरण का आधार होगा। वर्गीकरण के आधार के अंदर हमको देखना है, नंबर फर्स्ट देखना है नेचर ऑफ कंपोनेंट। नेचर ऑफ कंपोनेंट को पर्टिकुलर हम एक चीज ले रहे हैं, यानी कि पहला हमारा वर्गीकरण का आधार है जिसके अंदर हम किसको देख रहे हैं, नेचर ऑफ कंपोनेंट। नेचर ऑफ कंपोनेंट के अंदर हमको देखना है पर्टिकुलर एक का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, एग्री सिल्वी कल्चर। ठीक है ना, किसको देखना है हमको, संरचना के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था उसके अंदर देखना है हमको कंपोनेंट के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण किया गया, और कंपोनेंट के आधार पर हमें सबसे पहला देखना है एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें एग्री सिल्वीकल्चर का अर्थ पता होना चाहिए। इसके अंदर हमें एग्री सिल्वी कल्चर का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो एग्री सिल्वी कल्चर का अर्थ क्या होता है वो मैंने शुरू में बताया था। एग्री का अर्थ होता है यहाँ पर हम किससे रिलेट करेंगे, फसलों से, और सिल्वी कल्चर का अर्थ क्या होता है, वनवर्धन, यानी कि इसके अंदर हमारे और अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट हो जाएगा या उसके अंदर जो भी हम वृक्ष लगाएंगे वो हमारे सिल्वी कल्चर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर किस प्रकार का कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसके अंदर वो कॉम्बिनेशन आएगा जिसके अंदर फसल भी होगी और हमारे वृक्ष भी होंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा समायोजन जिसके अंदर हम कृषि के साथ साथ में वानिकी को भी साथ में लेते हैं, उसे हम एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर क्रॉप्स भी होंगे, हमारे क्या होंगी, क्रॉप्स। जो क्रॉप्स का जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम बात करें इसमें दलहनी हो सकती है, तिलहनी हो सकती है, चारे वाली हो सकती है, या फिर हमारे जो रोकड़ फसलें हो सकती है, या फिर हमारा अनाज वाली फसलें हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की फसल हो सकती है, वो किसके अंदर आ जाएगी, क्रॉप यानी एग्रीकल्चर के अंदर, और प्लस वो आ जाएगा हमारे इसके अंदर फॉरेस्ट ट्री। जो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे किसके अंदर आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर। जैसे हम बात करें यहाँ पर हमने पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर मान लीजिए ये फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से फॉरेस्ट मान लीजिए जिसके अंदर हमने ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हमारे हो गए वृक्ष हो गए। ठीक है ना, अब इसके साथ में हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने बीच बीच में लगा दिया, हमने यहाँ पर धान की फसल लगा दी। ठीक है ना, किसकी फसल लगा दी, जो ब्लैक है धान की फसल होगी। और हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमारा शीशम का वृक्ष हो गया, प्लस ये हमारे किसका हो गया, धान का पौधा होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे एग्री सिल्वीकल्चर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो भी इसमें फॉरेस्ट ट्री है ना, फॉरेस्ट की जो ट्री होंगे वो कोई भी ट्री हो सकता है, जरूरी नहीं हो शीशम में, सागवान भी हो सकता है, वहाँ पर हमारा यूकेलिप्टस हो सकता है, नीम का पौधा हो सकता है, वहाँ पर हमारा आम का पौधा हो सकता है, कोई फल वृक्ष हो सकता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि फसल केवल धान होगी, किसी भी प्रकार की फसल, चाहे वो अनाज वाली हो सकती है, तिलहनी हो सकती है, दलहनी हो सकती है, रोकड़ फसलें हो सकती है, या फिर हमारे चारा वाली फसलें हो सकती है, मसाला वाली, किसी भी प्रकार की फसल शब्द जहाँ पर भी आ जाता है वो उसके अंदर सारी फसलें आ जाती है। तो वो हमारे जो इस प्रकार का जो पैटर्न रहेगा वो हमारे एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर आएगा, ये हमको ध्यान रखना। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है समझाने का, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एग्री सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या होता है। अब एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर भी कई सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंदर हमारे क्रॉप्स भी आते हैं और फॉरेस्ट ट्री भी आते हैं। जैसे हम बात करें टोंगिया कल्टीवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, तो फॉरेस्ट भी रहते हैं उनके साथ में, और फॉरेस्ट के साथ में जो हमारे फॉरेस्ट के साथ में हमारे कुछ फसलें भी लगाते हैं। तो हम टोंगिया कल्टीवेशन के अंदर क्या करते हैं, हम इसको समझेंगे आगे इसके जस्ट बाद में कि टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है। लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, टोंगिया कल्टीवेशन के अंदर हम फॉरेस्ट रहता है उसका हम इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद ट्री भी सर्वाइव कर जाए और हम जो फसल लगाना चाहते हैं वो भी सर्वाइव कर जाए। तो वो हमारे किसके अंदर उदाहरण हो जाएगा, वो हमारे एग्री सिल्वीकल्चर का हो जाएगा। हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो भी हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा, वो भी हमारा एग्री सिल्वीकल्चर का हो जाएगा। तो इसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमको याद रखना। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके उनके नाम लिख रहा हूँ किसके अंदर, एग्री सिल्वीकल्चर के उदाहरण। ठीक है ना, और हो सकता है एग्री सिल्वीकल्चर की जगह आपको मिल जाए एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि एग्री सिल्वीकल्चर की प्रणाली हो जाएगी, यानी कृषि वनवर्धन प्रणाली। ठीक है ना, तो वो सिल्वीकल्चर का हो सकता है आपको सिस्टम भी शब्द मिल जाए, तो घबराना नहीं है, उसका भी अर्थ ये होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे
टोंगिया, क्या हो जाएगा टोंगिया कल्टीवेशन। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा टोंगिया कल्टीवेशन। नंबर सेकंड की बात करें हम यदि यहाँ पर तो हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नंबर फर्स्ट टोंगिया कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नंबर थर्ड की बात करें यहाँ पर तो यह हो जाएगी यहाँ पर टोंगिया कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इसके अतिरिक्त हमारा हो जाएंगे यहाँ पर एलए क्रॉपिंग, क्या हो जाएगा एलए क्रॉपिंग। इसके अतिरिक्त बात करें नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग, सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं, पहला हो जाएगा टोंगिया कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एलए क्रॉपिंग। इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे विंड ब्रेक। विंड ब्रेक के अंदर भी हम क्या करते हैं फसल और उसके अंदर विंड ब्रेक के अंदर फसलें भी लगाते हैं, तो उसके साथ में हम फॉरेस्ट के कुछ ट्री भी लगाते हैं, वो भी हमारे इसके अंदर ही आ जाएगा, एग्री सिल्वीकल्चर का उदाहरण हो जाएगा। नंबर फिफ्थ पर हो जाएगा हमारे इसके अंदर शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है ना। नंबर फिफ्थ पर शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम इसके अतिरिक्त और हमारे इसके अंदर आ जाएगा शेल्टर बेल्ट हो गया, टोंगिया कल्टीवेशन, एलए क्रॉपिंग, मल्टी स्पीसीज ट्री, मल्टी पर्पज ट्री भी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे एग्री सिल्वीकल्चर का पार्ट होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर 7 पर आ जाएगा हमारे बायोमास ट्रांसफर। इन शब्द जो भी मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ इन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसके इन सभी चीज़ों के अंदर दो चीज़ें कॉमन रहेगी, कोई भी क्रॉप हो सकती है और इनके अंदर कोई भी फॉरेस्ट ट्री हो सकता है, ठीक है ना। इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है एग्री सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको एग्री सिल्वीकल्चर ना देखे, हो सकता है कि पूछा जाए कि टोंगिया कल्टीवेशन किसका उदाहरण हो जाएगा, यानी कि किस प्रकार की एग्रो फॉरेस्ट्री का वर्गीकरण का आधार हो जाएगा, तो वो हमारे किसका हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर हमारा होगा इसके अंदर शेल्टर बेल्ट हो गया, रोटेशनल वुड हो गया, कौन सा हो जाएगा तो रोटेशनल वुड लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। रोटेशनल वुड लॉट हो जाएगा, यानी कि लकड़ी हो जाएगी हमारे इसके अंदर। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 9 की बात करें तो इसके अंदर आ जाएंगे ट्री फॉर फ्यूल वुड प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ट्री हैं जो वो हम किसका लगा सकते हैं, तो जैसे रतन जो से हमें क्या मिलता है फ्यूल प्राप्त होता है, तो फ्यूल के साथ में लकड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा नंबर एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर आ जाएगा। और नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 आ जाएगा इसके अंदर मिक्सचर ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो मैंने 10 इसके एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, इसके जस्ट बाद में क्लासिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगा हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अप्लाई किया जाता है उनके बारे में देखेंगे। तो जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो सिलेबस में आपके दे रखा है, एक तो टोंगिया कल्टीवेशन दे रखा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे रखा है, एलए क्रॉपिंग दे रखा है, विंड ब्रेक दे रखा है और शेल्टर बेल्ट दे रखा है, ठीक है ना। और एक जो मल्टी पर्पज ट्री है इनको शॉर्ट में MTP भी लिखते हैं, क्या लिखता है MTP भी लिखते हैं, मल्टी ट्री प्लांट भी इनको लिखा जाता है। तो ये भी आपके सिलेबस में, लेकिन ये अगले सेमेस्टर में आएगा। तो अभी जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जो फॉरेस्ट्री के अंदर जो सिलेबस के अंदर दे रखा है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, यानी कि कौन से हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कौन से सिस्टम इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं, तो हम टोंगिया कल्टीवेशन अप्लाई करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, एलए क्रॉपिंग करते हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट करते हैं। और जो एग्जाम पर्पज या प्री पीजी कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से हो जाएंगे, ये एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर शुरू के जो 5 लिखे मैंने टोंगिया, शिफ्टिंग, एलए, शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक और मल्टी MTP, ये 5 जो 6 हैं, ये 6 के 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है वर्गीकरण का जो हमने पहला आधार चुना था वो चुना था हमने नेचर ऑफ कंपोनेंट के अंदर हमने एग्री सिल्वीकल्चर। इसके अंदर ये 10 एग्जांपल याद रखने हैं। अब यहाँ पर मैं एग्री सिल्वीकल्चर की जगह लिखूंगा, अगला जो आधार होगा वो होगा हमारा सिल्वी पास्चर। क्या होगा सिल्वी पास्चर, वो हमारे वर्गीकरण का आधार होगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ पर एग्री सिल्वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं सिल्वी पास्चर। क्या लिखूंगा सिल्वी पास्चर। एग्री सिल्वीकल्चर की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर 2 जो हमारा आधार होगा वो होगा यहाँ पर सिल्वी पास्चर। क्या होगा सिल्वी पास्चर हमारा अगला एग्जांपल होगा, यानी कि वर्गीकरण का नया आधार क्या होगा सिल्वी पास्चर। तो हमें सिल्वी पास्चर का अर्थ क्या होता है सबसे पहले वो देखना है। तो जो नंबर 2 जो हमारा इसी के अंदर जो प्रकार होगा वो होगा सिल्वी पास्चर। तो सिल्वी पास्चर का अर्थ क्या होता है, तो सिल्वी जहाँ पर भी सिल्वी शब्द दिखाई दे तो उसका पूरा जो नाम होगा वो होगा सिल्वी कल्चर। क्या होगा सिल्वी कल्चर। तो यहाँ पर सिल्वी का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉरेस्ट प्लांट
फॉरेस्ट प्लांट या फॉरेस्ट ट्री, ठीक है ना, फॉरेस्ट ट्री या फॉरेस्ट प्लांट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ में यहाँ पर होगा फॉरेस्ट ट्री के साथ में होगा पास्चर। पास्चर का अर्थ क्या होता है? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का अर्थ क्या होता है? पशुधन। लाइव स्टॉक का अर्थ क्या होता है? तो पशुधन, यानी कि इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों के उत्पादन के साथ में, वृक्षों के पालन के साथ में हम कुछ ऐसी क्रियाएं भी करें जिसके साथ में हमारा क्या जो पशुधन है, यानी जो भी मवेशी, उनका भी हम पालन स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की जो क्रिया है वो हमने लाइव स्टॉक के अंदर कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट ट्री के साथ में, यानी कि वन के साथ में हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण उसके फलस्वरूप हम पशुधन यानी मवेशियों का भी उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हम अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकती है। हमारे जो भी सॉइल फर्टिलिटी उसको हम बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो हमारे सिल्वीपास्चर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण देखना यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारा फॉरेस्ट एरिया हो गए, इसके अंदर मान लीजिए ये हमने फॉरेस्ट लगा दिया। इसके जो चारों तरफ हमने क्या किया, जो भी ये हमारा फॉरेस्ट एरिया था, इस बाउंड्री के चारों तरफ हमने एक नया फॉरेस्ट डेवलप किया। उसके चारों तरफ हमने इस प्रकार से फॉरेस्ट लगा दिया, और इस फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हमने इस प्रकार से किया कि इसका फॉरेस्ट में से कुछ भाग, मान लीजिए जो बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले जो भाग हैं, इस बीच वाले भाग में हमने क्या किया, हमारे पास में चारा वारा सब अवेलेबल है जो हमारे फॉरेस्ट से हमें मिल जाएगा। और इसके साथ में जो खाली बची हुई जो ज़मीन थी उसमें हमने क्या किया, लाइव स्टॉक यानी पशुधन पालन कर, पशुओं को पालने लगे, यानी कि उनका हम यूटिलाइजेशन करने लगे, यानी उपयोग करने लगे। किसके लिए? हमारे दैनिक जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए हम करने लगे, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए करने लगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या एडवांटेज होंगे? नंबर फर्स्ट तो क्या होगा, जो भी हमारे ट्री होंगे इनसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे वो हमारे सूखी पत्तियां हो गए, इन पत्तियों का उपयोग हम पशुओं को खिलाने के लिए करेंगे, और इनसे हमें दूध की प्राप्ति होगी। साथ साथ में हमें गोबर की खाद भी मिलेगी। तो उस गोबर की खाद का प्रयोग हम इसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर करेंगे, जिससे सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। ओवरऑल इनका प्रोडक्शन, यानी कि जो इनका जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है प्लांट की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला जो सिस्टम, ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है? हमारा सिल्वीपास्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्वीपास्चर कहलाता है, जिसके अंदर फॉरेस्ट ट्री और किसी भी प्रकार का वो ट्री हो सकता है यहाँ पर, और इसके अंदर लाइव स्टॉक किसी भी प्रकार का पशुधन हो सकता है, जिसके अंदर गाय, भैंस, बैल, बकरी, वो सारे जो भी होंगे वो सारे इसके अंदर हमारे पशुधन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमें कहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके सिल्वीपास्चर का एग्जांपल हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन बैंक। क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट की बात करें, नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रोटीन बैंक, ठीक है ना। प्रोटीन बैंक का अर्थ क्या होता है? तो प्रोटीन बैंक का अर्थ होता है कि मान लीजिए हमने इसमें इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया कि जो भी हमारे ट्री हैं उनमें क्या हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो हमारे प्रोटीन का काम करेंगे। और लाइव स्टॉक पशुधन में भी इसका जब हम यूज़ करेंगे तो उनसे भी हमें ओवरऑल प्रोटीन की, उनके अंदर जो भी कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। तो वो हमारे किसका कंप्लीट होता है? प्रोटीन बैंक के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें हम लाइव फेंस, ठीक है ना। लाइव फेंस क्या होता है? तो फेंस का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो फेंस का अर्थ होता है तारबंदी, सॉरी, फेंस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो फेंस का अर्थ होता है जाली होता है। तो इसके अंदर हम इन दोनों का इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं कि हमारे जो लाइव फेंस की जो क्रिया है वो क्या होती है, इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो जाएगा प्रोटीन बैंक। प्रोटीन बैंक के अंदर और हम लिखना चाहें तो वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्या? फूडर। इसके अंदर हो जाएगा फूडर ट्री बैंक, फूडर ट्री बैंक, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ऐसे प्लांट लगाने जिसके जो चारे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। दूसरा हो जाएगा लाइव फेंस। लाइव फेंस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर हम लिख सकते हैं लाइव फेंस ऑफ फूडर ट्री एंड सर्व्स, लाइव फेंस ऑफ फूडर ट्री, यानी कि जो हमने फूडर ट्री लगाए हैं उनके तरफ हमने इस प्रकार से फॉरेस्ट को कुछ इस प्रकार से ट्री लगाने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फूडर ट्री यानी कि जो चारे वाली फसल थी वो लगा ली। उसके बाद में हमने क्या किया, उसकी रोकथाम के लिए या फिर उनके बढ़वार के लिए हमने जो सुरक्षा का जो घेरा बनाना था वो हमने किसकी सहायता से बनाया? वृक्षों की सहायता से बनाया। तो वो हमारे कौन सा हो जाएगा? लाइव फेंस ऑफ फूडर ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके अंदर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा इसमें, इसके बाद हो जाएगा इसके अंदर प्लांटेशन क्रॉप विद पास्चर एंड एनिमल्स, प्लांटेशन क्रॉप विद पास्चर्स एंड एनिमल, पास्चर्स एनिमल, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर तीन एग्जांपल याद रखना है आपको, केवल शुरू के फर्स्ट और नंबर सेकंड याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। और जब ये कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी दे दिया जाए तो वो हमारे किसको फिलअप करेगा? वो सिल्वीपास्चर को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब तक केवल एग्जाम के अंदर यही पूछा गया है सिल्वीपास्चर क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फॉरेस्ट्री और लाइव स्टॉक यानी पशुधन आएंगे, वो हमारे सिल्वीपास्चर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नंबर सेकंड
नंबर थर्ड चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर मैं सिल्वी पास्चर की जगह क्या लिखूंगा, एग्री सिल्वी पास्चर। क्या हो जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चर आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चर। जो नंबर थर्ड है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चर। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। एग्री का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर जितनी भी फसल होगी वो आ जाएगा। सिल्वी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कुछ हम प्लांटेशन करेंगे या ट्री लगाएंगे, फॉरेस्ट ट्री। और पास्चर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर हम लाइव स्टॉक पशुधन भी करेंगे। ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है। इसका फटाफट से एक डायग्राम देख लीजिए। ठीक है ना। ये हमारा एक तो एरिया हो गया जिसके अंदर हम ये तीनों क्रिया करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमने इसके जो बाउंड्री थी इस एरिया की, इस बाउंड्री पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया हमने, या किसी भी स्पीसीज की यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने ट्री लगा दिया। ठीक है ना, वृक्ष लगा दिया। और इसका जो ये वाला जो शेष बचा हुआ जो भाग है, ये बीच वाला जो बचा हुआ भाग है इसी एरिया का, इसी एरिया में हमने क्या किया, इसके दो भाग किया, इसी एरिया के दो भाग किए। और दो एरिया के अंदर हम दो क्षेत्र किए। और इस क्षेत्र के अंदर हमने क्या लगाया, इस क्षेत्र के अंदर हमने यहाँ पर तो लगा दिया, हमने फसल लगा दी, क्रॉप्स लगा दी। जो भी एरिया था उसके बाउंड्री के चारों तरफ तो हमने क्या किया, ट्री लगा दिए। और जो शेष बीच वाला जो भाग था उसके अंदर हमने मान लीजिए आधे भाग में तो क्या लगा दिया, आधे भाग में हमने लगा दिया यहाँ पर हमने क्रॉप्स लगा दी। और जो आधा भाग जो बचा हुआ था यहाँ पर हम क्या करने लगे, पशुधन पालन करने, पशु पालन करने लगे। ठीक है ना। अब इस प्रणाली को अपनाने से हमें क्या क्या फायदा होगा। नंबर फर्स्ट की बात करें तो फसलें हैं, फसलों से हमें चारा प्राप्त होगा। चारा कौन खाएगा, पशु खाएगा। अगर पशु चारा खाएंगे तो इनसे हमें दुग्ध की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त हमें फार्म इंडियन मेन्यू में गोबर की खाद प्राप्त होगी। अब इस गोबर की खाद को या तो हम फसलों में भी लगा सकते हैं या फिर हम किसके अंदर लगा सकते हैं, जो हमारे ट्री हैं उनके अंदर लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये ट्री क्या काम करेंगे तो इस फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए ये एक शेल्टर बेल्ट और एक विंड ब्रेक का भी काम करेंगे, अवरोध का काम करेंगे। जो तेज हवाओं को, तेज जो भी बारिश होगी उसको रोकने का काम करेंगे। साथ ही साथ में जो भी सनलाइट होगी वो प्रॉपर इन तक पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार का जो यूटिलाइजेशन होता है वो हमारे क्या कहलाता है, एग्री सिल्वी पास्चर कहलाता है। और इस प्रकार का पैटर्न भी क्या कहलाता है, एग्री सिल्वी पास्चर कहलाता है। अब हो सकता है ऐसे सिस्टम को आपको शॉर्ट में नाम देते हैं ASP। क्या नाम देते हैं, शॉर्ट में नाम देते हैं व्हाट इज ASP। तो एग्री सिल्वी पास्चर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों में शॉर्ट में घबराना नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब ये वाला सिस्टम हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा होम गार्डन। कौन सा हो जाएगा, होम गार्डन। यानी कि जो गृह उद्यान होते हैं, गृह उद्यान में ये वाला हमको सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें होम गार्डन गृह उद्यान में क्या होता है, तो ये पशु भी होते हैं हमारे पास में, उसके आसपास हम फसल भी लगाते हैं, उसके आसपास में हम कुछ वनस्पति भी लगाते हैं या ट्री लगाते हैं। तो ये वाला हमारा होम गार्डन के अंदर आ जाएगा। और ये होम गार्डन आपके सिलेबस के अंदर भी दिया गया है। जो मैंने शुरू के 5 बताए थे जब हमने एग्री सिल्वीकल्चर देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको टोंगिया कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट और एक मैंने बताया था एले क्रॉपिंग। 5 तो वो दे रखे हैं आपके सिलेबस में और एक ये दे रखा है आपका होम गार्डन। ठीक है ना। ओवरऑल ये आपके 6 प्रैक्टिस दे रखी है एग्रो फॉरेस्ट्री की। हम इंडिया के अंदर क्या क्या अप्लाई किया जाता है, तो ये 6 चीज़ अप्लाई की जाती है। इन 6 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो मेन जो की पॉइंट है वो मैं यहीं पे बताते हुए चल रहा हूँ। आपके इसमें एडवांटेज क्या है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो वो जब हम होम गार्डन के बारे में पढ़ेंगे तब वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस ऐसे डायग्राम को देखने के बाद आप होम गार्डन के बारे में जो भी की पॉइंट है वो आप इसके द्वारा आसानी से लिख सकते हो। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, हमारा होम गार्डन हो जाएगा, जो ये हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर हमारे नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें होम गार्डन। और नंबर सेकंड हो जाएगा वुडी पेरेनियल्स। क्या हो जाएगा, वुडी पेरेनियल्स। ठीक है ना। वुडी पेरेनियल्स यानी कि इसके अंदर आ जाएगा बहुवर्षीय ऐसे वृक्ष लगाने जिनसे हमें क्या अधिक से अधिक वुडी यानी लकड़ी की प्राप्ति हो सकता है। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये वुडी पेरेनियल्स। अगर दोनों एग्जाम्पल याद रखना। और आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है हमारा होम गार्डन दे रखा है, जिसके बारे में हमको डिटेल से पता होना चाहिए। इन दोनों का जो पैटर्न बनेगा वो इसी प्रकार का बनेगा। वो एग्जाम के अंदर अभी तक वुडी पेरेनियल्स के बारे में नहीं पूछा है, केवल होम गार्डन के बारे में पूछा है। तो होम गार्डन के अंदर ये वाला पैटर्न बनेगा, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा एग्री सिल्वी पास्चर यानी कि तीसरा जो क्लासिफिकेशन था कंपोनेंट के बेस पर वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ वो हो जाएगा अदर्स। ठीक है ना। अदर्स यानी कि अन्य वर्गीकरण किसका, नेचर ऑफ कंपोनेंट का। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर पहला आ जाएगा एक्वा। नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर एक्वा सिल्वी कल्चर। पहला क्या हो जाएगा, एक्वा सिल्वी कल्चर। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा एपी कल्चर। नंबर थर्ड, पहला तो हो जाएगा एक्वा सिल्वी कल्चर, दूसरा हो जाएगा एपी कल्चर। और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर मल्टीपर्पज ट्री। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज ट्री हो जाएगी, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MPT या MTP। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो एग्री सिल्वी कल्चर के अंदर
एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर मैंने आपको एमटीपी के बारे में बताया था, वहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, वो हमारे अदर्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो थोड़ा सुधार कर लेना। इसके अंदर लिखना है हमको मल्टी, उसके अंदर मल्टी, इसमें आएगा मल्टीपर्पज ट्री और उसके अंदर आएगा मल्टी स्पीसीज ट्री, ठीक है ना। जो हमने एग्री सिल्वीकल्चर देखा था, एग्री सिल्वीकल्चर यानी कि उसको एएस के नाम से भी जान सकते हो, उसके अंदर मैंने बताया था आपको एमटीपी यानी कि मल्टी ट्री पर्पज, या इसको हम लिख सकते हैं एमपीटी यानी कि मल्टीपर्पज ट्री। तो उसमें करेक्शन करके इसकी जगह आपको लिखना है, रिप्लेस करना उसकी जगह, उसमें लिखना आप मल्टी स्पीसीज ट्री यानी कि मल्टी स्पीसीज ट्री। वो होगा किसका उदाहरण, एग्री सिल्वीकल्चर का। और एमपीटी किसका होगा, एमपीटी होगा ये हमारे अदर्स का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या क्रिया प्रोसेस आती हैं। तो इसके अंदर हम जनरली नंबर फर्स्ट की बात करें, एक्वा सिल्वीकल्चर। तो एक्वा सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या होता है, तो एक्वा का अर्थ होता है क्या, पानी। या हम जनरली जो एक्वा कल्चर जो शब्द यूज़ में लेते हैं वो किसके लिए यूज़ में लेते हैं, तो मछली पालन के लिए यूज़ में लेते हैं। किसके लिए, मछली पालन के लिए यूज़ में लेते हैं। सिल्वीकल्चर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर वनवर्धन यानी फॉरेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉरेस्ट है इस एरिया के अंदर हम चारों बाउंड्री की तरफ, तो चारों तरफ हम प्लांटेशन कर देंगे, वृक्ष लगा देंगे, और इसका जो बचा हुआ जो क्षेत्र होता है यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर पानी भर के हम क्या करेंगे, मछली पालन करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, मछली पालन करने लग जाएंगे। तो ये वाला जो सिस्टम वो हमारे एक्वा सिल्वीकल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करें एपीकल्चर का अर्थ क्या होता है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे यानी कि इसमें कुछ फॉरेस्ट के अंदर हम ऐसे फॉरेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये फॉरेस्ट लगा दी, और जो फॉरेस्ट जो लगाएंगे उसके अंदर हम कुछ ऐसी स्पीसीज का चयन करेंगे जिसके अंदर फ्लावर ज़्यादा आते हैं, और फ्लावर क्या करेंगे, अल्टीमेटली मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, हमारे मधुमक्खी पालन होने लग जाएगा। तो ये हमारे एपीकल्चर और मल्टीपर्पज ट्री के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, तो ऐसे वृक्षों का चयन करना चाहिए क्षेत्रफल कम हो, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए कि हम अधिक से अधिक उनमें उत्पादन मिल सके, यानी कि एक से अधिक हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा प्राप्ति कर सके। यानी कि ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया होगा जिसके अंदर हमने वृक्ष लगा रखे हैं, और इस वृक्षों को हमें इस प्रकार से लगाना चाहिए कि हमारे इसके अंदर जो टिम्बर की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाए, हमारे पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो जाए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो जाए, हमारा जो लेक इंडस्ट्री उसके अंदर भी इसका यूटिलाइजेशन हो जाए, और इस स्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो जाए, टोबैको इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो जाए। तो ये हमारा मल्टीपर्पज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, और सौंदर्य भी हो सके, और यह मनोरंजन का भी साधन बने। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक नज़ारा यानी कि लोग वहाँ पर घूमने जाए। तो ये हमारे जो जितने भी उद्देश्य हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, अदर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो पहला जो क्लासिफिकेशन था नेचर ऑफ कंपोनेंट ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, पहला हमने नेचर ऑफ कंपोनेंट देखा था। अब देखेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इसके अंदर दो देखेंगे, पहला हम देखेंगे स्पेटियल, और दूसरा हम देखेंगे पहला स्पेटियल, एक ही साथ लिख लेता हूँ। दो देखेंगे इसके अंदर, पहला देखेंगे स्पेटियल, और दूसरा देखेंगे हम इसके अंदर दूसरा स्पेटियल, और नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर टेम्परल, ठीक है ना। स्पेटियल और टेम्परल, ठीक है ना। ये इसके अंदर देखना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है तो वो मैं बता देता हूँ। स्पेटियल सिस्टम के अंदर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड स्ट्रिप सिस्टम, और एक आता है बाउंड्री। ये तीनों सिस्टम किसके अंदर आते हैं, तो स्पेटियल के अंदर आते हैं। टेम्परल का अर्थ क्या होता है, अस्थायी, यानी कि हमें ऐसे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करना है जो क्या होता है टेम्परली हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, तो इसके अंदर हमको करनी है, हमको ओवरलैपिंग सिस्टम, यानी कि हमें ऐसे वृक्ष लगाने हैं जो हमारा कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं लेकिन वो कम समय के लिए हो, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, ओवरलैपिंग। इसके अतिरिक्त एक और एग्जांपल याद रखना है, सिक्वेंशियल, ठीक है ना। यानी कि जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं वो सीक्वेंस का अकॉर्डिंग होना चाहिए और ओवरलैपिंग होना चाहिए। वो हमारे टेम्परल के अंदर आता है, और स्पेशियल के अंदर आता है, स्पेटियल के अंदर आता है, बाउंड्री, स्ट्रिप और मिक्स्ड सिस्टम आते हैं। वो कौन सा आता है, हमें अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, यानी जो हमने पिछले कंपोनेंट देखे थे उनका हमको इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है कि वो हमारे अधिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और कम समय के लिए वो यहाँ पर बने रहे। तो वो दोनों स्पेटियल और टेम्परल के अंदर आते हैं। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये नाम याद रखना। स्पेटियल के अंदर ये 3 चीज़ आती है और टेम्परल के अंदर ये 2 चीज़ आती है, ठीक है ना। बाकी इनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया, नेचर ऑफ कंपोनेंट, जिसके अंदर एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वीपास्चर, एएसपी यानी कि एग्री सिल्वीपास्चर और अदर्स, ये इन चारों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और उसके बाद में जो बचा हुआ था वो मैंने कवर करवा दिया। इसके बाद हम जो 3 जो क्लासिफिकेशन थे फंक्शन के बेस पे, उनको छोटे छोटे की पॉइंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं नंबर सेकंड, बेस्ड ऑन फंक्शन,
यानी कि कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इनको। नंबर फर्स्ट बात करें प्रोडक्टिव फंक्शन, और नंबर सेकंड हो जाएगा प्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्टिव फंक्शन और प्रोडक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, तो इनके नाम से स्पष्ट चल रहा है, इनके नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्टिव फंक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिव फंक्शन क्या होता है। यानी कि प्रोडक्टिव का अर्थ क्या होता है, जिनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है, यानी कि उत्पाद की प्राप्ति हो सकते हैं। तो जैसे बात करें उत्पाद हमें कहाँ से मिल सकता है, तो नंबर फर्स्ट हम बात करें जो फॉरेस्ट है या एग्रो फॉरेस्ट्री है, उनमें से हमें क्या मिल सकता है, पहला हमें टिम्बर की प्राप्ति हो सकती है, यह भी अल्टीमेटली हमारा उत्पाद है, तो टिम्बर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हमारे जलाऊ लकड़ी के लिए काम आ जाएगा, फॉर फ्यूल के लिए हो जाएगा, फ्यूल यानी ईंधन के लिए हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम टिम्बर के लिए हो जाएगा, फ्यूल के लिए हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें टिम्बर के लिए हो जाएगा, फ्यूल के लिए हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और हम किसके लिए बात कर सकते हैं, तो इकोलॉजिकल फुलफिल, जो इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस होता है उसको फुलफिल करने में हम इसकी सहायता कर ले सकते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सुरक्षा करने का काम करते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, तो सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण का काम करते हैं, यानी कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने का काम कौन करता है, सॉइल ट्री करते हैं, तो वो हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें विंड ब्रेक्स हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें शेल्टर बेल्ट हो जाएगा, शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें सुरक्षा का काम और कहाँ पर करता है, तो सॉइल कंजर्वेशन, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त और हमारा हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, और हम इसके अतिरिक्त और लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मेंटेन। इसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का भी क्या करते हैं, सुरक्षा करने का काम करते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो भी होते हैं उनकी सुरक्षा का भी काम करते हैं, ट्री करते हैं। तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इनके नाम से पता चल रहा है, तो वो चीज़ें इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके अंदर प्रोडक्शन हो जाएगा, ये हमारा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम दूसरा जो वर्गीकरण है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हो जाएगा बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमी। इसके आधार पर हो जाएगा बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमी, बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसके आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, लेकिन एक बार मैं वापस पुनः बता रहा हूँ इनके बारे में। पहला हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक का बेस पर हो जाएगा सोशल इकोनॉमिक्स। नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल, और नंबर थर्ड हो जाएगा कॉमर्शियल, ठीक है ना। तो सोशल के अंदर क्या हो जाएगी, जो भी अर्बन और रूरल एरिया के अंदर जो भी पब्लिक रहती है, जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा अगर जलाऊ लकड़ी के लिए फॉरेस्ट में से उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, पशुओं को चराने के लिए किया जा रहा है, तो वो हमारे सोशल के अंदर आता है। नंबर सेकंड बात करें इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो भी हम लकड़ी ले रहे हैं वो हमारे किसी पर्टिकुलर उद्योग के लिए काम में लिया जा रहा है, तो वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। कॉमर्शियल यानी कि अगर उनमें जो भी हम फॉरेस्ट लगाएं उसको यदि हम सीधे ही बेच के अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, कॉमर्शियल के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए हमने आम का बगीचा लगाया, तो वो हमारा आम का एक फॉरेस्ट हो गया। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वो आम का हमारा फॉरेस्ट हो गया, तो उसको हम आम को सेल करके वो हमारे कॉमर्शियल के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, कॉमर्शियल के अंदर आ जाएगा। दूसरा इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाएगा, और नंबर सेकंड हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल इकोनॉमिक, ठीक है ना। उसके बाद हमने 2 देख लिए, पहला हमने देखा था स्ट्रक्चर के बेस पर, दूसरा हमने देखा फंक्शन के बेस पर, तीसरा हमने देखा सोशल इकोनॉमिक, और चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल, ठीक है ना। बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल, तो इसमें जो हम जनरली देख रहे हैं वो किसके बेसिस पर देखेंगे, क्लाइमेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, क्लाइमेट के बेसिस पर देखेंगे। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा नंबर फर्स्ट आ जाएगा ट्रॉपिकल, नंबर सेकंड आ जाएगा सब ट्रॉपिकल। अर्थ क्या होता है वो अभी मैं समझाऊंगा, सब ट्रॉपिकल। नंबर थर्ड की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा टेम्परेट। और इसी के अतिरिक्त हम और देख सकते हैं ह्यूमिडिटी के बेसिस पर देख सकते हैं, तो ह्यूमिडिटी इसके बेसिस पर देखें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा ह्यूमिड, सेमी एरिड, और एक हो जाएगा एरिड, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और हम देखना चाहें तो सोइल के बेसिस पर देखें, तो सोइल के बेसिस पर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हम बात करें हेलोफाइट यानी कि लवणीय मृदा में उगने वाले प्लांट हो जाएंगे हेलोफाइट। इसके अतिरिक्त बात करें हम
ऑक्जेलो, या हिंदी में लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये सॉइल के अंदर कितने हो जाएंगे, सॉइल के बेसिस पर हो जाएंगे हेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के हो जाएगा, हेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट। इसके अतिरिक्त हम तापमान के आधार पर भी देख सकते हैं, तापमान के आधार पर भी देख सकते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है, एक तो हो जाएगा तापमान के आधार पर हो जाएगा उच्च तापमान को सहन करने वाले, और दूसरा हो जाएगा निम्न तापमान को सहन करने वाले। तो इसमें हो जाएगा उच्च तापमान सहनशील पौधे और निम्न तापमान सहनशील पौधे, ठीक है ना। उच्च तापमान को सहन करने वाले, निम्न तापमान को सहन करने वाले। तो ये मैंने केवल इकोलॉजिकल बेस पे केवल 4 का आधार मैंने अपने खुद के आधार पर बनाया, ठीक है ना। लेकिन आप इसके अतिरिक्त और कई सारे बना सकते हो, जैसे हम प्रकाश के आधार पर बना सकते हो, यानी कि जो सनलाइट आ रही है, कौन से प्रकाश प्रिय होते हैं, कौन किनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो हो जाएंगे छाया प्रिय हो जाएंगे। तो वो प्रकाश के बेस पर होगा, सोइल के बेस पर हमने देखा, तापमान के बेस पर हमने देखा, क्लाइमेट के बेस पर देखा, और ये हमने तापमान, ये आदत है, 4-5 ये हो गए। 1-2 आप खुद बना सकते हो, प्लांट के नेचर के बेस पर आप बना सकते हो, यानी कि उसकी पत्तियां किस प्रकार की पनप पाती है, या सदाबहार एवरग्रीन है, या किस प्रकार के, तो वो सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा इकोलॉजिकल होता है। तो ये वर्गीकरण हमारा कंप्लीट होता है। इनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये दो टर्म याद रखना, हेलोफाइट और ऑक्जेलोफाइट। ऑक्जेलोफाइट किसे कहते हैं, तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्जेलोफाइट, हेलोफाइट लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मिजोफाइट हो जाएंगे, यानी कि जो समुद्री प्रकार के जो पौधे हो जाएंगे वो हमारे मिजोफाइट के अंदर आते हैं। जीरोफाइट जो हम कह सकते हैं, जीरोफाइट जो दलदली या जो समुद्र के आसपास की जो किनारे होते हैं उनके वहाँ पर उगने वाले प्लांट को हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4-5 प्रकार सोइल के बेस पर जाएगा और तापमान के आधार पर हो जाएगा, इसके आधार पर होगा उच्च ताप वाले और निम्न ताप वाले। इनका एग्जैक्ट जो टर्म है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ये जो टर्म है वो नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, उसमें आप कवर कर लेना, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें जितने भी बताने लायक थे वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप भी बुक के अंदर इनको साथ साथ में पढ़ते चलिएगा तो आपको भी ये चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। वो नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर जो सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से 6, टोंगिया कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, और एक हो जाएगा एले क्रॉपिंग, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में देखना, एक होम गार्डन के बारे में देखना। ये 6 चीज़ें जैसे कंप्लीट होती है तो एग्रो फॉरेस्ट्री का चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ एडिशनल चैप्टर हैं वो भी हम देखेंगे फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। जैसे हम बात करें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वो देखेंगे। हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में हमको देखना है। और एक चैप्टर बाकी है इसमें फॉरेस्ट मेजरमेंट, वो मैं जब इसका हम खुद प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसके मैं आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि वो चैप्टर सबसे बड़ा है। तो इसके बाद में हमारा ओवरऑल चैप्टर सारे या सिलेबस हम कह सकते हैं फॉरेस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो टारगेट हम 15 दिसंबर का जो लेकर चल रहे थे, 15 दिसंबर का जो टारगेट हम लेकर चल रहे थे, वो उस टारगेट तक फॉरेस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से। आप बुक में से पढ़ते हुए चलिएगा। और इसके बाद में केवल एक काम बचेगा, जो पेपर है लास्ट ईयर जो इससे प्रश्न है वो प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों के बारे में हम या तो कंटिन्यू इसी के साथ में देख लेंगे, या फिर जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आता है तो उस टाइम पे मैं आपको यह सेशन कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, आप भी साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।